देखो भाई आज हम निकालेंगे न्यूमेरिकल्स और चैप्टर 10 न्यूमेरिकल चैप्टर 10 न्यूमेरिकल नंबर 10.1 monochromatic light of wavelength monochromatic light of a wavelength is given 589 nanometer. That is equal to 589 into 10 की power minus 9 meter. Refractive index of this medium n is equal to 1.33. That is can be written as 4/3. लिख सकते हैं 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा. yes sir ओके अब वो दो सिचुएशन बोल रहा है भाई, ठीक है ना. दो सिचुएशंस. पहली सिचुएशंस कि ये एक सरफेस है, वाटर सरफेस है ना. यहाँ पे नीचे क्या है, वाटर. लाइट ऐसे करके इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है. फर्स्ट सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है, नीचे क्या है, वाटर है, लाइट ऐसे करके इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद इधर अंदर की तरफ बेंड हो जाती है. तो ये वाला सिचुएशन हमारी किसकी है, रिफ्लेक्शन की, और ये वाली सिचुएशन किसकी है, रिफ्रैक्शन की. ठीक है. अब हमको इसमें तीन चीजें फाइंड करनी है. दोनों सिचुएशन में दो तीन चीजें फाइंड करनी है. इसमें वेलोसिटी बतानी है ऑफ द वेव, लैम्डा बताना है ऑफ द वेव, और फ्रीक्वेंसी बतानी है ऑफ द वेव. दूसरा इसमें भी वेलोसिटी बतानी है, लैम्डा यानी वेवलेंथ बतानी है, और फ्रीक्वेंसी बतानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट किस में आ रही है, एयर में. एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हम सब जानते हैं. तो देखो इस मीडियम का लैम्डा हमको पता है, v पता है, तो v कितना रहेगा, सेम रहेगा. देखो एक ही मीडियम में लाइट आ रही है और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है. मीडियम चेंज नहीं हो रहा. अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी. एयर में थी, एयर में ही है, तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं हुई. दैट इज c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर. अब फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, किसी भी मीडियम में चली जाए. एक लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, दूसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग से सेम रहती है. ठीक है. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो मतलब एक कलर की लाइट है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे ब्लू हो, कुछ भी हो, है ना. तो एक कलर की लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम बदलने पर नहीं बदलेगी ना, सेम मीडियम रहेगा तब भी नहीं बदलेगी. तो इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी है उतनी ही रहनी है. अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जब फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी जब सेम है तो आंसर ये है कि वेवलेंथ भी सेम रहेगी. क्यों, हमारा फॉर्म, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी भाई, निकालते हैं. चलो देखो लैम्डा भी सेम रहेगा, 589 × 10⁻⁻9 मीटर. एक ही वेव, मतलब जो लाइट यहाँ टकरा रही है वही जा रही है, तो जो इसकी वेवलेंथ होगी वही इसकी वेवलेंथ होगी. ये जो वेव आ रही है यही वेव तो इधर चली जा रही है, तो वेवलेंथ चेंज ही नहीं होगी, सेम रहेगी. अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है c = न्यू लैम्डा. तो न्यू निकालने के लिए c/λ, राइट. c कितना है, 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना है, 589 × 10⁻⁹. इसको आप सॉल्व करें, यू हैव टू गॉट आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी, राइट. अब हम बात करते हैं इसकी, जब रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन होता है तो हम देखते हैं स्पीड चेंज हो जाती है ना. स्पीड क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि मीडियम बदल जाता है. या मीडियम वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका अप्लाई हो जाएगा, वाटर का. और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, ये दिया हुआ है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला था v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, मैं इसको बिठा दे रहा हूँ, ठीक है ना. हाँ, तो तीनों चीज बदल जाएंगी यहाँ पर. तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी इज सेम,
जो आएगी वही रहेगी, जो यहाँ से निकल के आएगी वही फ्रीक्वेंसी ये होगी, राइट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब हम बात किसकी करते हैं, वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी इन मीडियम। मीडियम क्या है, वाटर। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4/3। इसकी कितनी है, 3 × 10⁸ और ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9 4 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अच्छा अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं फ्री उसकी वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ चेंज होगी। आंसर जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से वेवलेंथ ऐसे बड़ी आ रही होगी तो यहाँ पर वेवलेंथ कैसे हो जाएगी, छोटी नीचे आ जाएगी। ओके ओके, तो अब कैसे लिखेंगे भाई, वही फॉर्मूला V = न्यू लैम्डा। लैम्डा निकालना है तो V वाटर अपॉन फ्रीक्वेंसी। V वाटर कितना आया, 2.25 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसको यहाँ लगाओगे और लैम्डा को आप किसमें निकालोगे भाई, नैनोमीटर में। किसमें निकालोगे, नैनोमीटर में। कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आगे चले, क्वेश्चन है 10.2। बुक देना जरा मुझे। What is the shape of the wave front? वेव फ्रंट की शेप क्या होगी। अब इसमें वेव फ्रंट पूछे गए हैं भाई, देखो इसने पूछा है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। पहला पार्ट, लाइट डाइवर्ज, यानी ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट डाइवर्ज होगी तो कैसे होगी, आंसर है ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, राइट। ऐसे लाइट डाइवर्ज होगी। अब वेव फ्रंट कैसे होते थे, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री बनाएंगे तो इसके ऊपर 90 डिग्री देखो, ये सेम डिस्टेंस पर ये और ये, इन तीनों को मिलाया तो कैसा आ गया, ऐसा। फिर अगला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों को मिलाया कितना आ गया, ऐसे। तो नेक्स्ट भी कैसे आएगा, ऐसे। नेक्स्ट भी कैसे आएगा, ऐसे। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, इधर नहीं बनेगा वेव फ्रंट, हाँ चारों तरफ बनेगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा ना। तो एक पॉइंट से सोर्स से जाएगी, हमने एक साइड मान ली ऐसे जा रही है, सर्कल में बनेगा, ठीक है। अगर ये इधर भी जा रही है, ऐसे इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ये कैसा होगा, ऐसा। देखो ये ऐसे, ओके, समझ में आया। ओके, दूसरी चीज देखते हैं भाई, बी पॉइंट। लाइट इमर्ज आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट फोकस। ये हमने लेंस बना लिया, लेंस के फोकस पर, ये इसका फोकस है, इस पर हमने पॉइंट सोर्स रख दिया। ये लाइट यहां से ऐसे, एक ये वेव ऐसे और दूसरी ऐसे करके इंसिडेंट होती है, तो फोकस से आने वाली रेज कैसी हो जाती है, पैरेलल। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। तीसरा पॉइंट सी में उसने कहा पोर्शन ऑफ ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। स्टार से आ रही है लाइट, पैरेलल होते हैं, कैसे बताया था, ये लाइट आ रही है देखो स्टार से, तो कैसे वेव फ्रंट बताए थे, याद आया कुछ, यस सर, ऐसे प्लेन। तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे 2 हो गए। पहले वो वाला क्वेश्चन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, क्योंकि ग्लास के अंदर अगर लाइट घुस रही है तो वो कहां से जा रही है, वैक्यूम से। तो स्पीड ऑफ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू C/Vg, वेलोसिटी इन ग्लास।
तो Vg इक्वल टू कितना हो जाएगा C अपॉन दिस इज 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 1.5 दैट इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. So speed of the glass, speed of the light in the glass is. इस क्वेश्चन पे आओ. इसने क्या कहा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए मोनोक्रोमेटिक लाइट स्लिट आर सेपरेटेड बाय दिस. तो उसने यंग स्लिट की बात करी तो उसका एक एपर्टस बना लो एक छोटा सा. ये हो गई एक उसके एक ये हो गया दो स्लिट्स हो गई. ये डी होता है. ये वेव फ्रंट जब इसको आकर टकराते हैं यहाँ पर स्क्रीन लगा दी. ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस ये डी होती है और यहाँ से ये सेंट्रल मैक्सिमा होती है. सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फोर्थ फ्रिंज ये देखो 1 2 3 और 4 ठीक है. चौथी सेंट्रल मैक्सिमा से फोर्थ फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो है 1.2 सेंटीमीटर. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. इसने कहा टू स्लिट आर सेपरेटेड बाय स्लिट आर सेपरेटेड बाय यानी डी डी सॉल्यूशन डी कितना दिया है 0.28 mm मीटर में बदलना है भाई. 2.8 into 10 की पावर -4 मीटर. देखो mm को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 आएगा और एक पॉइंट हमने पीछे खिसका दिया तो 2.8 into 10 की पावर -4. ओके आगे स्क्रीन इज प्लेस्ड यानी ये वाली डिस्टेंस यानी कैपिटल डी कितना है 1.4 मीटर. नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू द फोर्थ फ्रिंज. देखो xn हम निकालते थे फॉर्मूला क्या होता था ये nth फ्रिंज होती थी. इसी तरह से उसने क्या पूछा फोर्थ फ्रिंज की डिस्टेंस कितनी है 1.2 सेंटीमीटर. दिस इज 1.2 into 10 की पावर -2 मीटर. सारी चीजें गिवन है. निकालना क्या है हमको वेवलेंथ यानी हमको निकालना है लैम्डा. ओके अब फॉर्मूला क्या लगाना है इसमें xn n लैम्डा d अपॉन d. ये क्यों लगाया मैंने क्योंकि उसने क्या कहा कि ब्राइट फ्रिंज ठीक है. तो ब्राइट वाला फॉर्मूला लगाना है तो ब्राइट nth फ्रिंज का फॉर्मूला यही है. अब देखो फोर्थ फ्रिंज की बात कर रहा है तो x4 n की जगह पे कितना आ गया 4 तो यहां पर भी n की जगह कितना आ जाएगा 4. लैम्डा d की वैल्यू 1.4 अपॉन d कितना है 2.8 into 10 की पावर -4 ठीक है. देखो इससे इसको हमने काट दिया 2 बार राइट और इस 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार. तो क्या बचा हमारे पास x4 की वैल्यू कितनी है 1.2 into 10 की पावर -4 सॉरी -2 इक्वल टू यहाँ ऊपर 2 और लैम्डा बचा 2 लैम्डा अपॉन 10 की पावर -4. अब देखो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2 into 10 की पावर -2 into 10 की पावर -4 अपॉन 2. इससे इसको काटा 0.6 ठीक है. और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 into 10 की पावर -6 ठीक है. अब क्या करो देखो हमको वेवलेंथ किसमें लिखनी होती है नैनोमीटर में तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड करो. 1000 से क्यों करेंगे क्योंकि 10 की पावर -9 आना चाहिए तो अपॉन में 1000 जाना चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइड तो जो नीचे का 1000 आएगा उसकी 3 जीरो ऊपर आकर के -3 बन जाएंगी तो -9 आ जाएगा. तो ये कितना आ जाएगा 600 नैनोमीटर. क्लियर ठीक है. क्विकली डन. देखो इन YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट
of wavelength lambda, the intensity of a light at a point where the path difference is lambda is k units. What is the intensity of the light where the path difference is lambda by 3? अगर हम ऐसे सोचें कि ये हमारा एक 2 पॉइंट सोर्स का, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, यहां से ये यहां पर हमारी 2 वेव क्या करती है, सुपरपोज करती है, और इन दोनों के बीच का ये जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा है। अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, k यूनिट, ठीक है। यानी I नॉट इक्वल टू, इसे हम क्या मान लेते हैं, I नॉट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट I नॉट इक्वल टू k। अब वो कहता है अब हमको कहां निकालनी है इंटेंसिटी, जहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 3। ये ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर, नीचे होगा। हाफ लैम्डा यहां होगा भाई, आधा लैम्डा, यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस ऐसे है और हम ऐसे करके कम कर बढ़ेगा ना, है ना, बढ़ता जाएगा ना, इसका मतलब ये कहां निकलेगा, नीचे। तो ये पाथ डिफरेंस यहां कहीं मान लो सपोज करो आता है, ये अब इन दोनों का अगर हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं ये वाला, तो ये वाला पाथ डिफरेंस कितना निकलता है, लैम्डा बाई 3। तो इस पॉइंट पर बतानी है इंटेंसिटी कितनी है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब इस क्वेश्चन के अंदर समझना क्या है, समझना ये है कि लैम्डा इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी की बात कर रही है, ओके। अब इसने क्या कहा, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी यहां से जो वेव चल रही है वो, और जो यहां से जो वेव चल रही है वो, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, दोनों की इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम, क्योंकि एक ही यहां से कोई सोर्स होगा जहां से ये आ रहा है, तो ये दोनों सोर्स कैसे हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। कोहेरेंट सोर्सेज का एम्पलीट्यूड कैसा रहता है, सेम। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि हमको पता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो I भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है I का, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos 5, ये लग गया, ठीक है। अब मुझे बताओ cos 5 की वैल्यू कितनी होगी, cos 5 तो फॉर्मूला नहीं होता, तो cos 5 की वैल्यू कितनी होगी, एनीबॉडी, 0 होगी ना, नहीं होगी, 1 होगी, 1 होगी। देखो ये लाइट है, यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा हो। अगर लैम्डा है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है, या तो 1 होगी, 2 पाई पे भी 1 होगी, 4 पाई पे, 6 पाई पे, ऐसे ही आएगी ना। तो cos 0 से स्टार्ट होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से करके। तो वहां cos 5 की वैल्यू हम कितनी लेते थे, 1। तो ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लिखेंगे इट इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, therefore cos 5 is equal to 1 and I1 is equal to I2 is equal to I naught, ठीक है। I1 I2 I3 is equal to I naught। तो यहाँ पे कितना लग जाएगा भाई, I is equal to I naught plus I naught plus 2 अंडर रूट I naught और ये I naught, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, ये हो गया 4I naught, I is equal to, अच्छा इसे I मानो ना, इंटेंसिटी I naught रखो, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, आंसर है k दी हुई है, तो 4I naught। तो I naught की वैल्यू कितनी निकल आई, k अपॉन 4, k अपॉन 4। नहीं आंसर नहीं, अभी हमारी इंटेंसिटी निकली कि हमारी ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी थी, I naught इज द ओरिजिनल इंटेंसिटी, ओके।
तो ये हमको निकल आई आई नॉट। ये कितने पे निकली है? जब पाथ डिफरेंस कितना था? लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा, 6 लैम्डा। अभी किस पे निकालना है? लिखेंगे इफ। अब निकालना है क्वेश्चन। अब क्या निकालना है? हमसे क्या कहा गया? जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, देखो जब लिखेंगे इफ लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो फेज डिफरेंस कितना है भाई? फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई। देखो ऐसे करके वेव बनाओगे, ये यहां से यहां तक कितना हो गया? लैम्डा, तो यहां पर कितना होता है? 2 पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई। अब देखो इफ पाथ डिफरेंस लैम्डा को 3 से डिवाइड कर दिया, तो फेज डिफरेंस को भी 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। दोबारा से फॉर्मूला लगाते हैं, आई डैश इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos 2 पाई बाई 3। और फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3। देखो ये तो सब बराबर ही है, I प्लस ये भी I, ये प्लस 2I और cos कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3। कितना हो गया ये? 2I प्लस 2I और ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 3। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो ये हो गया 2I माइनस 2I इंटू 1/2। 2 से 2 कटा तो दिस इज बचा I। तो I डैश कितना हो गया भाई? I डैश इक्वल टू, देखो I की वैल्यू कितनी निकली है? K/4। तो I डैश की वैल्यू कितनी हो गई? K/4। इतना हमारा क्या हो जाएगा? मैं बताता हूं, देखो इसने ये कहा 10.6। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.6। A beam of light consisting of a two wavelength, wavelength 1 यानी लैम्डा 1 कितना दिया है? 650 नैनोमीटर और लैम्डा 2 इक्वल टू 520 नैनोमीटर is used to obtain interference fringe in Young's double slit experiment। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ ऑफ 650। देखो ये हो गई सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर हमने 2 बल्ब लगाए भाई, दो कलर के, ठीक है, S1। अब देखो क्या होता है, पहले हम यहां से एक वेव छोड़ते हैं, ये वेवलेंथ जाती है और यहां से एक ऐसे करके यहां पर फ्रिंज करती है। ये वाली वेवलेंथ थी लैम्डा इक्वल टू सपोज करो 650 नैनोमीटर। अब दूसरा वाला सोर्स से चला देते, इसे बंद कर देते हैं, दूसरा चलाते हैं, तो दूसरे की लैम्डा 2 कितनी है? 520 नैनोमीटर। वो भी कहीं जाके, अब उसने क्या काम कहा? उसने ये कहा कि दो वेवलेंथ है हमारी, लैम्डा 1 इतनी है, लैम्डा 2 इतनी है। तो हमको क्या पूछा है उसने? 650 वाली की थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड। तो x n इक्वल टू कितना होगा? n लैम्डा d अपॉन d। तो x 3, n हो गया 3, लैम्डा कितना लेना है? 650 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और d। देखो इसने d दिया नहीं और ये d भी दिया नहीं। ठीक, इस क्वेश्चन के अंदर ए लिटिल मिस्टेक इन द प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये भी मालूम होना चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, ना ये दिया है ना ये दिया है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन है। लेकिन जो तुम्हारा आंसर दिया है पीछे, उसमें इन दोनों की वैल्यू रख करके सॉल्व करवाया गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अभी हम इसको यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे
18 कितना हो गया 1950 10 की पावर -9 d/d, यही आंसर मानेंगे। ठीक है, किसी और बुक में देखना रिफ्रेशर वगैरह में डी और डी की वैल्यू रखी होगी, तो डी की वैल्यू और डी की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा वही आंसर आएगा जो बुक में पीछे दिया है। तो बुक में जो पीछे आंसर है वो जब मिलेगा जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मालूम होगा, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू दी नहीं है, ये इसके अंदर प्रिंटेड मिस्टेक है। ठीक है, तो हम यहीं तक इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया। वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। हमने दोनों सोर्स एक साथ चला दिए, दोनों सोर्स एक साथ चला दिए, ये यहां से S1 और ये यहां से S2, ये वाली वेव यहां गई, ये वाली वेव यहां गई। देखो ये वाली वेव यहाँ पे भी जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, लेकिन कौन साइड कौन सी होगी? कोई एक वेव ऐसी होगी जो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर या नीचे कहीं कौन साइड होगी। कौन साइड का मतलब समझ में आया? नहीं, देखो सुनो दोबारा में क्या कह रहा है। उसने ये कहा कि हमारे पास दो वेव हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों वेवलेंथ को हम चला देते हैं एक साथ, तो ये दोनों वेव कहीं एक जगह जाकर के मिलेंगी। ठीक है, वो वाली चीज हमको बतानी है, वही बताना है हमको। व्हाट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। पहले अगर हमको ये पता चल जाए कौन सी वाली वेवलेंथ कोइंसाइड करेगी, कौन सी वाली वेवलेंथ कोइंसाइड करेगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कौन सी वेव जो है कोइंसाइड करेगी। तो उसको निकालने के लिए देखो एक तरीका सबसे अच्छा है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, इन दोनों वेव का एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम ऑफ 650 एंड 520, मेरे ख्याल में 2600 आ जाएगा ये। ठीक है, 2600 आ गया, क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ फ्रिंज ऑफ λ1 कितनी होगी? 2600 में λ1 से डिवाइड कर दो भाई, 6 चौक 24, चौथी होगी। और नंबर ऑफ फ्रिंज λ2 इक्वल टू 2600 में किससे डिवाइड कर दो? 520 से, 25, इसकी पांचवी होगी, यानी इसकी पांचवी और इसकी चौथी वेव दोनों एक जगह जाकर के कोइंसाइड करेगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? पक्का? ओके। अब आपको क्या निकालना है? ये वाली वेव देखो, ये वाली वेव और इसकी वेव दोनों यहाँ जाके मिल गई। ये कौन सी है? इस वाली की कौन सी है? चौथी। और इस वाली की कौन सी है? पांचवी। दोनों यहाँ जाके मिल गई। अब यहाँ कहीं सेंट्रल मैक्सिमा था, तो अब ये बताना है सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर है। तो इससे निकालोगे तो क्या निकालोगे? x की पावर 4 इक्वल टू 4 लैम्डा d/d। समझ में आया ना? तो ये दोनों दिए नहीं तो सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। हाँ, और अगर इस वाली से निकालोगे 520 वाली से, तो क्या लिखोगे? λ1, तो यहाँ से क्या लिखोगे? फिफ्थ है तो 5 λ2 d/d। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, कितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? करो।